तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यह बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं के जो मुख्य परीक्षा के जो सामान्य अध्ययन के सिलेबस हैं, उस सिलेबस पे चर्चा की जाएगी। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि सामान्य अध्ययन का जो सिलेबस है वह 2 हिस्सों में विभाजित है और उसके प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जिन पहलुओं को हम लोग चर्चा करते हैं उसमें मुख्य रूप से ये 3 पहलू उसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें से सबसे पहला है भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति। दूसरा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो वर्तमान में घटित घटनाक्रम है, जो कंटेम्पररी इवेंट्स हो रहे हैं और वर्तमान में जिसका चाहे तो राष्ट्रीय स्तर पे चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफी ज्यादा महत्व देखने को मिलता है, उससे भी संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। और तीसरा जो है वह है सांख्यिकी, विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। ये 3 चीजें उसके अंतर्गत आती है। तो यहां पर मैं आपको मुख्य रूप से भारत का आधुनिक इतिहास और संस्कृति, जिसमें मुख्य रूप से बिहार के भी इतिहास और संस्कृति को शामिल मैं करूंगा, उन तमाम पहलुओं की यहां पे चर्चा की जाएगी। तो अगर बिहार लोक सेवा आयोग के सिलेबस पे आप जाते हैं तो बिहार लोक सेवा आयोग ने जिन सिलेबसों को सामने रखा है, जिस पाठ्यक्रम को सामने रखा है, उसमें ज्यों का त्यों उठा करके मैंने रखा है। मतलब ये कि आप इसमें अगर आप आते हैं तो आधुनिक भारत, उसमें जैसे बिहार के विशेष संदर्भ में उसका इतिहास और संस्कृति का जो विभिन्न पहलू है, उन तमाम पहलुओं की चर्चा की जाएगी। मतलब ये कि इसमें भारतीय इतिहास के साथ साथ जो बिहार के इतिहास और संस्कृति है, उन तमाम पहलुओं पर यहां पे चर्चा की जाएगी। दूसरा जो है कि लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर 19वीं शताब्दी का मतलब है 1800 से लेकर के 1899, और यदि कहा जा रहा है कि उसका मध्य भाग यानी 1850, तो 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ आप उसमें गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू से जो संबंधित विचारधाराएं हैं, उनकी क्या क्या सोच है, उन्होंने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचारों को सामने रखा है, इन तमाम पहलुओं की चर्चा वहां पर की जाएगी। तीसरा जो है कि बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में जो इस क्षेत्र में जो पश्चिमी शिक्षा है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा वह अंग्रेजी शासनकाल की देन है। लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और उसके रिपोर्ट के पश्चात तेजी से भारत में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार हुआ। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार के द्वारा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में पहली बार भारतीयों को शिक्षित करने के उत्तरदायित्व को ग्रहण किया गया था। इसके पहले अर्थात 1813 ईस्वी से अगर पहले देखेंगे तो भारतीयों को शिक्षित करने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया था। और इस दिशा में सिर्फ 2 प्रयास आप देखेंगे, जब 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की जाती है, और दूसरा ये कि 1791 ईस्वी में वाराणसी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन के द्वारा किस तरह से वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। यानी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के पहले शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से सिर्फ यही 2 प्रयास जो है वह किए जाते हैं। और ये 2 प्रयास अगर किए जाते हैं तो उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि अच्छे किस्म के भारतीय न्यायिक अधिकारी मिलते रहें, वहां शिक्षा से कोई लेना देना जो है नहीं था। तो 1813 ईस्वी में पहली बार जो है वह भारतीयों को शिक्षित करने का उत्तरदायित्व ग्रहण किया गया। लेकिन उसके पश्चात जो आंग्लिक प्राच्य विवाद उभर करके सामने आए, जिसके चलते 1835 ईस्वी तक जो 1 लाख रुपया रकम खर्च करनी थी वह खर्च हो नहीं सकी। तो इस विवाद का निपटारा करने के लिए 1835 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा एक कमेटी की गठन की जाती है, कमेटी को बनाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले को दी जाती है। और उसने अपने रिकमेंडेशन में साफ तौर पे कहा, अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट तौर पे कहा कि भविष्य में जो भी खर्च किए जाएंगे वह आपका किस मुद्दे पर, तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार के संदर्भ में। तो मैकाले के रिकमेंडेशंस के पश्चात भारत में तेजी से पश्चिमी शिक्षा का विकास हुआ, और इस पश्चिमी शिक्षा के अंतर्गत आपको तकनीकी शिक्षा को भी इसमें शामिल करना है। मतलब ये कि सामान्य शिक्षा के साथ साथ
तकनीकी शिक्षा को भी ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे, और इसमें बिहार को भी शामिल करना है। यानी बिहार में सामान्य शिक्षा, जो पश्चिमी शिक्षा हुई, उसका विकास किस तरह से हुआ, और साथ ही साथ बिहार में तकनीकी शिक्षा का विकास किस तरह से होता है, जिसमें मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर आपके वेटनरी कॉलेज, ये तमाम प्रकार के जो कॉलेज हैं वह सब इसके अंतर्गत शामिल जो है वह किया जाएगा। और तीसरा जो सबसे अंतिम में है कि स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका से संबंधित प्रश्न, यानी जब भारत में स्वतंत्रता संग्राम का दौर आरंभ होता है तो उस स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या रही, बिहार के विभिन्न क्षेत्रों, बिहार के विभिन्न अंचलों, बिहार के विभिन्न व्यक्तियों की भूमिकाएं क्या रही, इन तमाम पहलुओं की चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। तो ये आमतौर पे बिहार के सिलेबस को मैंने बताया, जो बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने सिलेबस को सामने रखा था। अब उस सिलेबस का, उस पाठ्यक्रम का अगर हम पूरी तरह से बंटवारा करते हैं कि कौन कौन से पहलुओं को इसके अंतर्गत शामिल हम लोग करेंगे, तो यहां पर देख लें। तो ये प्रश्न मुख्य रूप से आप देखें, संथाल विद्रोह, फिर बिहार में 1857 का विद्रोह, विरसा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से पूछे जाएंगे। मतलब ये कि यह जो है पूरी तरह से जो बिहार में जो घटित हुई है घटनाक्रम, जो मुख्य भूमिकाएं हैं, यानी भारतीय इतिहास के साथ साथ बिहार की उसमें भूमिकाएं क्या रही है, इन तमाम पहलुओं की चर्चा इसमें की जाएगी। साथ ही साथ बिहार की इतिहास और संस्कृति का कुछ अपना ही महत्व है। तो बिहार के इतिहास और संस्कृति में क्या क्या योगदान रहा है, किस तरह से कला और संस्कृति के क्षेत्र में विकास में बिहार ने किस तरह से नए नए मापदंडों को स्थापित किया था, और किस तरह से आगामी शताब्दियों में उन्होंने कला और संस्कृति को प्रभावित किया, ये तमाम पहलुओं की चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। और तीसरा तो आप देख ही रहे हैं कि सांख्यिकी विश्लेषण के अंतर्गत जो है वो आपको क्या करना है। तो अब हम लोग आते हैं कि जो बिहार की इतिहास और संस्कृति जो हम लोग अध्ययन करेंगे, उसमें किन किन पहलुओं को हम लोग जो है वह शामिल करेंगे। तो जैसे आप यहां पर देखें, मधुबनी चित्रकला या फिर आपका मिथिला पेंटिंग, पाल शैली या पाल कला, मौर्य कला, और फिर आपके पटना कलम शैली, और फिर बिहार की प्रमुख कलाएं। तो इतना जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये सब के सब कला के साथ जो है वह आपका जुड़ा हुआ है। मधुबनी पेंटिंग, याद रखेंगे कि मधुबनी पेंटिंग आपके सिलेबस का स्पष्ट रूप से हिस्सा नहीं है। यदि सिलेबस के स्पष्ट रूप से हिस्सा और विगत वर्षों में जो पूछे गए प्रश्नों पे अगर आप नजर डालेंगे, तो आप देखेंगे कि सवाल जो है वह मुख्य रूप से अगर स्वतंत्र रूप से पूछा गया है, तो वहां पर आप पाल कला शैली देख ले, मौर्य कला शैली देख ले, और पटना कलम शैली से ही सवाल पूछे गए हैं। लेकिन यदि बिहार की कला और संस्कृति के बारे में अगर सवाल पूछा जाएगा, तो इन तीन कला शैलियों के साथ साथ मधुबनी कला पेंटिंग, या आप उसे मिथिला कला शैली कह दे, या मंजूषा कला शैली कह दे, या अन्य जो शैलियां हैं, उन तमाम शैलियों को इसके अंतर्गत जो है वह शामिल हम लोग करेंगे। मतलब तमाम कला शैलियां इसके अंतर्गत आ जाएगी, और सभी कला शैलियों के बारे में आपको स्पष्ट रूप से जानकारी जो है वह देनी होगी। यानी आपको पटना कलम शैली के बारे में भी जानकारी देनी है, आपको पाल कला शैली के बारे में भी जानकारी देनी है, आपको मौर्य कला शैली के बारे में भी जानकारी देनी है। और इसके अलावा बिहार के विभिन्न हिस्सों में जो अलग अलग कला शैलियाँ विकसित हुई, उन तमाम कला शैलियों के बारे में भी आपको जानकारी जो है वह देनी होगी। दूसरा, अगर बिहार में जनजातीय विद्रोह की अगर हम बात करें, तो अब तक जो सवाल पूछे गए हैं वह मुख्य रूप से आप देखें, वह संथाल और मुंडा विद्रोह से ही पूछे गए हैं। वह 1855-56 में आपका संथाल विद्रोह होता है, और मुंडा विद्रोह 1899 के क्रिसमस वाले दिन होता है। लेकिन अब तक कोल विद्रोह को नहीं पूछा गया है। यह विद्रोह आपका 1831-32 में आपके छोटा नागपुर क्षेत्र के कोल्हान क्षेत्र में होता है। तो यह विद्रोह भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। वह अलग बात है कि इससे संबंधित सवाल अब तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी आपको इसके बारे में अध्ययन करना होगा, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से जो प्रश्न पूछने की शैली में बदलाव आए हैं,
उस बदलाव को ध्यान में रखते हुए इस विद्रोह के बारे में भी आपको जानकारी रखनी होगी। क्योंकि बिहार के क्षेत्र में, बिहार यहां मैं इसलिए बोल रहा हूं कि उस वक्त कोई झारखंड तो अलग था नहीं, ये समस्त इलाके आपके बिहार के ही अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि बिहार के क्षेत्र में होने वाले आदिवासी विद्रोह में, तो जितना महत्व आपका संथाल का है, मुंडा विद्रोह का है, उससे किसी भी दृष्टिकोण से कम महत्व जो है वह आपका कोल विद्रोह का नहीं है। यह भी आपका उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस विद्रोह के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा आदिवासी आंदोलन के वह आप कारण पूछ लें, आदिवासी विद्रोह के कारण क्या थे, उससे भी सवाल एक दो बार पूछे गए हैं। इसके अलावा आदिवासी आंदोलन की स्वरूप एवं विशेषता वह क्या रही है, वह भी इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होगा। क्योंकि एक दो साल पहले जिस तरह से सवाल जो पूछे गए थे, वह आदिवासी आंदोलन का ओवरऑल जो व्यू क्या है इतिहासकारों का, या हमारे किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ है, उसके आधार पर पूछा गया था, स्वरूप और विशेषताओं के संदर्भ में कि इन आदिवासी आंदोलनों का स्वरूप क्या था और इसकी विशेषताएं क्या थी। तो इन चीजों को भी आपको ध्यान में जो है रखना है। यानी अगर जब आप आदिवासी विद्रोह पढ़ेंगे तो स्वतंत्र रूप से इन तीन विद्रोह के बारे में तो आपको पढ़ना ही है। इन तीन विद्रोहों के अलावा आपको आदिवासी आंदोलन का कारण और उसके साथ साथ स्वरूप और विशेषताओं के बारे में भी जो है वह आपको अध्ययन करना होगा। इसके अलावा आप जब जैसे ही आते हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी के मध्य से जो है वह हम लोग इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में, तो यहां पर आप देखेंगे कि आधुनिक बिहार का गठन, वह आधुनिक बिहार का गठन इसलिए कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक से ही एक बिहार को अलग प्रांत का दर्जा देने की मांग जो है वह उठने लगी थी। और उस समय से मांग उठने लगी थी, वह अलग बात है कि 1911 ईस्वी में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, उसके पश्चात बिहार उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया, बंगाल से अलग करके उसे अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। तो बिहार का मांग किस तरह से उठी और एक पृथक बिहार राज्य के मांग में कौन कौन से नेताओं की भूमिकाएं थी, वह भी यहां पर आपका महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जब स्वदेशी आंदोलन पे आप आएंगे तो अब तक आपने ये पढ़ा है कि स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल के विभाजन के विरोध में हुआ था और हर किसी ने इसका विरोध किया था। यानी चाहे आप किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, चाहे आप बिहार उड़ीसा की बात कर लें या आप पूर्वी बंगाल की बात कर लें जो अब बांग्लादेश का इलाका है, सभी लोगों ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था। लेकिन हाल के दिनों में जो इतिहास का अध्ययन शुरू हुआ है, वहां पर एक अलग दृष्टिकोण आता है। अलग दृष्टिकोण यह है कि पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में जितना बंगालियों ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया था, वह पूर्वी बंगाल या फिर आप बिहार उड़ीसा की अगर हम बात करें तो इन क्षेत्रों में उस तरह का विरोध देखने को नहीं मिलता है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि अगर आप पूर्वी बंगाल में आप जाते हैं तो चूंकि अंग्रेजों ने एक सांप्रदायिकता की भावना को उभारा था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा उभारा गया था, और वहां पर मुसलमान बहुसंख्यक थे और उनको यह बताया गया था कि अलग प्रांत के गठन होने के साथ ही आपको काफी कुछ सुविधाएं मिलेंगी। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है अगर किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधाएं मिलती हैं और यह बताया जा रहा है कि आपकी जो तमाम सुविधाएं हैं उस पर बंगालियों का कब्जा है, तो निश्चित तौर पे मुसलमान उसका विरोध करते हैं। तो पूर्वी बंगाल में जो अध्ययन शुरू हुआ है वहां पर बहुत कुछ नई नई चीजें उभर कर आई हैं। और यहां पर अगर स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे और बिहार उड़ीसा पे पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करेंगे तो भारतीयों ने, माफ करेंगे, बिहारियों और उड़ियों ने विरोध इसलिए कहा कि हम बंगाल के विभाजन का हम समर्थन नहीं करते हैं, हमारे लिए बेहतर यही होगा कि बंगाल को ज्यों का त्यों छोड़िए, बिहार और उड़ीसा को जो है आप अलग करिए। यानी जैसे जब स्वदेशी आंदोलन हुआ तो यहां पर बिहार और उड़ीसा में एक अलग किस्म का माहौल बना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में क्या था कि बिहारियों और उड़ियों की संख्या ज्यादा थी और यह बिहारी और उड़िया यह देखते थे कि जितनी भी महत्वपूर्ण पद हैं उस सब पर बंगाली काबिज हैं। तो इनको यह लगता था कि इनके रहते उनका विकास नहीं होगा, तो बेहतर यही होगा
कि आप बंगाल के विभाजन को किनारे कीजिए, आप हमारे लिए सुविधाओं को यह करिए कि हमारा एक अलग प्रांत का दर्जा कीजिए। और उन्होंने जोर शोर से इस मांग को उठाया। तो नतीजा ये हुआ, आप देखेंगे कि किस तरह से 1911 का दिल्ली दरबार होता है और किस तरह से बिहार उड़ीसा को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाता है। तो मांग से लेकर स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस तरह से पड़ा और किस तरह से 1911 के बाद बिहार का गठन किया जाता है, इन तमाम पहलुओं की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। उसके अलावा बिहार में पाश्चात्य शिक्षा और प्रेस का विकास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आधुनिक शिक्षा और प्रेस ये दोनों ब्रिटिश शासनकाल की देन है। तो जाहिर है कि धीरे धीरे करके उसका प्रभाव पड़ा। तो बिहार में भी पश्चिमी शिक्षा का विकास हुआ, बिहार में भी प्रेस का विकास हुआ। तो बिहार में किस तरह से पश्चिमी शिक्षा का विकास होता है, बिहार में कौन कौन से स्कूल कॉलेज खोले गए, कौन कौन से टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोले गए, टेक्निकल एजुकेशन के कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, इन तमाम पहलुओं की वहां पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ प्रेस की भूमिकाएं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रेस इसलिए महत्वपूर्ण है कि वह वैचारिक फैलाव में काफी ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे आज के डेट में आप देखेंगे कि प्रिंट मीडिया के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी भूमिकाएं महत्वपूर्ण है और इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप अपने विचारों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचा सकते हैं और लोगों की सोच को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त सिर्फ हमारे पास प्रेस था, प्रिंट मीडिया थी। तो बिहार में प्रिंट मीडिया का विकास किस तरह से हुआ और किस तरह से इसका विकास होता है और किस तरह से वह बिहारी लोगों की मनोमस्तिष्क को प्रभावित करता है, इन तमाम पहलुओं की यहां पे चर्चा की जाएगी। मतलब कि बिहार में कौन कौन से न्यूज़पेपर्स थे, चाहे वह हिंदी के हो, चाहे वह उर्दू के हो, चाहे वह अंग्रेजी के हो, उनकी क्या भूमिकाएं रहीं, स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने किस तरह से रोल प्ले किया, इन तमाम पहलुओं की चर्चा की जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हैं 1857 की क्रांति है। तो 1857 की क्रांति महत्वपूर्ण है। इसमें तो आप पढ़ते ही हैं कि कारण क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी असफलता के कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या है। स्वरूप से अब तक बिहार में काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। आरसी मजूमदार का एक स्टेटमेंट है जो बार बार आपका पूछा गया है कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था, न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये काफ़ी ही फेमस स्टेटमेंट है उनका और इससे संबंधित सवाल जो है वह पूछे भी गए हैं। तो 1857 का अखिल भारतीय स्तर पे सवाल तो आप देखेंगे। साथ ही साथ 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका क्या थी, इसको भी देखना है। बिहार की भूमिका में साथ साथ आप देखेंगे कि बाबू कुंवर सिंह की भी भूमिका क्या थी। यहां पर दो तरीके से सवाल पूछा गया है, या तो समग्र तौर पे 1857 के विद्रोह में बिहार की भूमिका पर सवाल पूछा गया है, या फिर आप पाएंगे कि वह बाबू कुंवर सिंह की भूमिका के संदर्भ में इसे परिभाषित करने का प्रयास किया गया है और उससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। तो मुख्य रूप से आपको इन्हीं पहलुओं पर जो है वह ध्यान रखना है। इसके अलावा किसान मजदूर आंदोलन और बिहार, तो किसान मजदूर आंदोलन और बिहार वह इसलिए कि बिहार का जो इलाका था वह अस्थाई बंदोबस्त का इलाका था, जिसके अंतर्गत मतलब अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली में आप सभी जानते हैं कि जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया था। तो जो जमींदारों को भूमि का मालिकाना हक दिया गया, उसके कारण उन्होंने किसानों का काफी ही ज्यादा शोषण किया। उसके फलस्वरूप किसानों में असंतोष पनपा। तो समय के साथ किसानों ने अपने असंतोष को कई तरीकों से अभिव्यक्त किया और खास तौर पे महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन में आ जाने के पश्चात किसानों की भूमिकाएं काफी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ती हैं। और यहां पर हम लोग उन तमाम पहलुओं को देखेंगे, यानी बिहार में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए और किस तरह से उसका विकास हुआ और स्वामी सहजानंद सरस्वती की इसमें भूमिका क्या थी। 1936 ईस्वी में उनके द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बनते हैं और उसके सचिव एनजी रंगा, आंध्र क्षेत्र के वह बहुत बड़े किसान नेता थे, वह उसके सचिव बनते हैं। तो किसानों का एक अलग संगठन बनने के साथ ही किसानों में एक अलग ऊर्जा आ जाती है और वह अपने संघर्ष को काफी आगे ज्यादा जो है वह बढ़ाते हैं। उन संघर्षों का आप देखेंगे कि कांग्रेस की नीतियों पर भी प्रभाव पड़ता है,
जब कांग्रेस यह कहती है कि हम जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करेंगे, और जब देश स्वतंत्र होता है तो किस तरह से जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। सारे राज्यों ने एक एक करके जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया। तो ये सारा कुछ जो आप देखेंगे कि घटित हो रहा है वह कहीं ना कहीं उस किसान आंदोलन की भूमिका थी। तो किसान आंदोलन में क्या है कि एक तो आप देखें कि चंपारण सत्याग्रह, जो आपका ये 14वां सेक्शन है, चंपारण सत्याग्रह और महात्मा गांधी की भूमिका क्या रही है, उस पर आपको सवाल जो है वह पूछा जाता है। इसके अलावा ओवरऑल बिहार में किसान आंदोलन किस तरह से हुआ और स्वामी सहजानंद की भूमिका जो है वह क्या थी, यह सवाल भी जो है पूछे जाते हैं। काफी कॉमन सवाल है जो आपको वहां पर देखना होगा। उसके अलावा बंगाल का विभाजन, तो बंगाल का विभाजन भी अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए कहा गया कि मैंने पहले ही जब बिहार प्रांत का गठन जब की बात कही थी, उसमें बंगाल के विभाजन की भूमिका बहुत काफी ज्यादा रही है। मतलब ये कि चूंकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन हिंदुओं में बिहारियों और उड़ियों की संख्या ज्यादा थी जो बंगाली प्रभुत्व से जुड़े हुए थे। तो ऐसी स्थिति में उनकी चाहत यही थी कि वो जो है अपना एक अलग काम करें, वह अपना एक अलग राज्य की मांग करें। तो स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ, बंगाल के विभाजन के कारण क्या थे, और उस दौरान बिहार की भूमिका क्या रही, इन तमाम पहलुओं की चर्चा यहां पर की जाएगी। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत, असहयोग, इन दोनों को एक साथ लीजिए। खिलाफत क्यों हुआ था, तो तुर्की का सुल्तान पूरे विश्व में सुन्नी मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था, और चूंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की जर्मनी के तरफ से शामिल हुआ था, तो ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की सरकार के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि वह भारतीय मुसलमानों का किस तरह से सहयोग प्राप्त करें। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज के द्वारा भारतीय मुसलमानों को यह भरोसा दिलाया गया कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड विजयी होता है, तो भी वह तुर्की के सुल्तान के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। लेकिन विश्व युद्ध जब समाप्त होता है और पराजित शक्तियों के साथ जो समझौता किया जाता है, जैसे तुर्की के साथ जो सेब्रे की संधि की जाती है, उसमें ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा जो घोषणा की गई थी उसके बिल्कुल ही विपरीत व्यवहार किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुर्की के सुल्तान, जो कि खलीफा कहलाते थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया था। तो उसका विरोध करने के लिए जगह जगह पर खिलाफत कमेटियां जो है वह बनती है, और तुर्की के सुल्तान की स्थिति को बहाल करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया वह आपका खिलाफत आंदोलन कहलाता है। और उसी दौर में महात्मा गांधी ने यह कहा कि वह खिलाफत को सत्य और न्याय पर आधारित मानते हैं, और पिछले 1000 वर्षों में ऐसा मौका नहीं आएगा कि हिंदू और मुसलमान की एकता को वह साथ साथ लाया जा सके। तो ऑल इंडिया खिलाफत कांग्रेस ने जो दिल्ली में बैठक हुई थी, उसमें महात्मा गांधी को उसका अध्यक्ष बनाया गया, और यह कहा गया कि उन्हीं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। तत्पश्चात कांग्रेस ने भी कहा कि हम अब इसके खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे, यानी सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे, स्वदेशी और बहिष्कार जैसे मुद्दों को अपनाया जाएगा, और इस तरह से हम उनके खिलाफ हड़ताल करेंगे। तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन दोनों ही साथ साथ चला, और इसने अंग्रेजी सरकार के समक्ष मजबूत चुनौती को प्रस्तुत किया। यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसने पूरे अखिल भारतीय स्तर पर समग्र लोगों को शामिल किया। 1905 का स्वदेशी आंदोलन वह एक शहरी आंदोलन था जो सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित था। गांव के किसानों की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन महात्मा गांधी ने गांव के किसानों को भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया, और इस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सही अर्थों में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में वो परिवर्तित करने में सफल रहे। तो यहां पर यह पहला ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक मजबूत चुनौती को प्रस्तुत किया जाता है, और उसने ब्रिटिश सरकार के समक्ष एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत की जो आने वाले समय में उसके लिए हमेशा ही एक स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण यादगार बनकर रहा। लेकिन चौरी चौरा कांड के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया। तो उसके पश्चात
ठहराव के वर्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है खिलाफत आंदोलन में बिहार के खिलाफत नेताओं की भूमिका क्या रही, असहयोग आंदोलन में क्या बिहार की भूमिका रही। इन तमाम भूमिकाओं को यहाँ पर हम लोग जो है वह आपको देखेंगे। यहाँ पर तमाम चीज़ें जो है वह इसके अंतर्गत आएगी। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों हुआ, दांडी मार्च के पश्चात इस आंदोलन की शुरुआत की गई और यह क्यों हुआ और बिहार में इसमें भूमिका क्या रही। हालांकि सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरोध में शुरू किया गया था और यहां पर आप पाएंगे कि बिहार में तो ऐसा तो कोई समुद्र तट था नहीं, तो यहां पर क्या किया गया, तो यहां पर चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन की शुरुआत की गई। प्रत्येक गांव में चौकीदार दफादार रहते थे जिसका भरण पोषण की व्यवस्था गांव वालों को करनी होती थी, लेकिन वह अंग्रेज सरकार का काम करता था। तो ऐसी स्थिति में बिहारियों ने चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, कारण क्या रहा, भारत में क्या रहा उसका प्रभाव, और साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या रही। इसके अलावा यहां पर एक और भी सवाल पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में आजाद दस्ते की भूमिका क्या रही है। ये तमाम चीज इसके अंतर्गत आपको आएगा। आजाद दस्ता काफी ही महत्वपूर्ण था और इसने किस तरह से बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन को आगे बढ़ाया था, इन तमाम पहलुओं की चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। अगर आप 1857 से ही देखेंगे तो महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। जैसे 1857 में ही देखें तो महारानी लक्ष्मीबाई को आप देख लें, बेगम हजरत महल को देख लें, इन लोगों की भूमिकाएं काफी महत्वपूर्ण थी। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का दौर आरंभ होता है, महिलाओं की भी भूमिकाएं काफी महत्वपूर्ण रही है। तो ऐसी स्थिति में जब फ्रीडम स्ट्रगल का दौर आरंभ हुआ जैसे और विभिन्न आंदोलन शुरू होता है, जैसे स्वदेशी आंदोलन को ले लें या असहयोग आंदोलन को ले लें या आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को ले लें या भारत छोड़ो आंदोलन को ले लें, तो ये जो तमाम आंदोलन महत्वपूर्ण है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी रही है। न सिर्फ अखिल भारतीय स्तर पे बल्कि बिहार जैसे पिछड़े प्रांत में भी महिलाओं की भूमिकाएं जो है वह काफी महत्वपूर्ण रही है। तो यहां पर आप पाएंगे, यहां पर जो चीजें देखनी है आपको वह ये कि स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं की भूमिकाएं क्या थी। हम लोग स्वदेशी आंदोलन से शुरू करेंगे और 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन तक किस किस क्षेत्रों में कौन कौन सी महिलाओं के द्वारा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया था, वाइटल रोल प्ले किया गया था, इन तमाम पहलुओं की चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। इसके अलावा आप देखें, जैसे कि मैंने कहा था पहले, मुंडा आंदोलन आदिवासी में आप देखें, इसमें ये बिरसा मुंडा आंदोलन, संथाल विद्रोह, ये आपको सेपरेट रूप से फिर पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आप देख लें इन तीनों के विचार, क्योंकि ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और विचार से संबंधित एक सवाल जो है वह आपके हमेशा हर साल पूछे जाते हैं, प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। और इसमें से कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन है, जैसे अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करेंगे तो उनका अंतर्राष्ट्रीयतावाद, पंडित नेहरू की अगर हम बात करेंगे तो पंडित नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति या उनकी इकोनॉमिक जो पॉलिसी थी, मतलब उनकी आर्थिक नीति क्या थी, उनकी किस तरह से उन्होंने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े डैम का निर्माण करवाया जिसको आधुनिक भारत के वो मंदिर कहा करते थे, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी पर जो है वह गौर की जाएगी। और यदि महात्मा गांधी की भी बात करें तो महात्मा गांधी के अंतर्गत उनकी जो ट्रस्टीशिप के सिद्धांत है या फिर उनकी जो बुनियादी शिक्षा जो योजना है या जो वर्धा शिक्षा योजना है, उन तमाम पहलुओं की चर्चा इसके अंतर्गत की जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम वैचारिक पहलुओं को इसके अंतर्गत जो है वह शामिल किया जाएगा। तो यहाँ तक आपने देख लिया कि किस तरह से आपका इतिहास और संस्कृति का सिलेबस है और इतिहास और संस्कृति के सिलेबस के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन करना है, उन तमाम पहलुओं के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। और वैसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी जब आपका क्लास चलना आरंभ होगा तो उस क्लास में आपको स्पष्ट तौर पे इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। सब्बा खैर, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।